और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, उन्होंने भी मन की बात को सुना और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि मन की बात का 119वां एपिसोड आज प्रसारित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मन की बात का 119वां ये एपिसोड रहा, जिसे प्रसारित किया गया। पीएम की मन की बात कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में बैठ करके सुनते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम को आरक्षित रखा गया था, जिसमें कि चुनिंदा लोग ही शामिल हुए थे। हालांकि आज के मन की बात कार्यक्रम को लेकर के जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां भारत की उपलब्धियों को गिनाया और ये कहा कि किस तरीके से भारत उस दौर से निकल करके उभर कर सामने आया जब मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था, लेकिन मिसाइलों का परीक्षण के साथ में इसकी शुरुआत की गई। और इसके साथ साथ में आज भारत का जो इसरो है, ऐसे में इसरो से 100वें रॉकेट को भी लॉन्च किया जा चुका है। हम अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने एआई का भी जिक्र किया। तो ये तमाम बड़ी बातों को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सुना। महाकुंभ में संगम जल को लेकर के सियासत अब तेज हो गई है। अखिलेश यादव के बयान पर सीएम धामी का पलटवार आया है। धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने के लिए अफवाह फैला रहे हैं। महाकुंभ की सफलता को पचा नहीं पा रहा है विपक्ष। हरिद्वार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाकुंभ में संगम जल को लेकर अखिलेश यादव पर के दिए गए बयान पर पलटवार किया। सीएम धामी ने कहा है कि बड़ी संख्या में लोगों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई है। कुछ लोग जो आध्यात्मिकता धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि संगम में पानी की गुणवत्ता पर ठीक नहीं है, तो कुछ नेता महाकुंभ की सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। हाँ, संगम में डुबकी लगाई है, आस्था के पथ पर लोग गए हैं और मैं भी स्वयं वहाँ मैंने जाकर देखा है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें वो लोग कर रहे हैं जो लोग कभी भी हमारे आस्थाओं को, हमारी श्रद्धा को, हमारे धार्मिक स्थानों को, तीर्थों को चोट पहुँचाना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं। और हम तो यहीं से माँ गंगा का रोज 200 क्यूसेक से ज़्यादा पानी यहाँ से जा रहा है और आपके सामने से जा रहा है, हरिद्वार से ही जा रहा है। देखिए, जो लोग कार सेवकों पर गोली चलाते रहे हैं, पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखा है किस प्रकार का अत्याचार वहाँ पर हो रहा है, गरीबों पर, महिलाओं पर, हर प्रकार के लोगों को वहाँ उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। तो कुंभ की सफलता इनको पच नहीं रही है। करोड़ों करोड़ लोगों ने वहाँ। तो वहीं उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर के अफवाह है। गृह विभाग ने अफवाहों का खंडन किया है। अफवाहों को सरकार ने बताया है गलत और भ्रामक। उत्तराखंड सरकार के गृह विभाग ने समान नागरिक संहिता के कुछ प्रावधानों के बारे में अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा है कि ये गलत और भ्रामक है। गृह विभाग ने यह कहा है कि संज्ञान में आया है कि कुछ लोग यूसीसी के कुछ प्रावधानों के बारे में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक और गलत जानकारी फैला रहे हैं। जैसे कि बाहरी लोगों को उत्तराखंड में यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण करके राज्य का निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये एक गलत और भ्रामक तथ्य है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो चुका है। 37 घंटे 39 मिनट चला उत्तराखंड का बजट सत्र। सदन में सबसे लंबी कार्यवाही का अब तक का रिकॉर्ड बन चुका है। सदन में बजट सत्र के दौरान पास हुए 10 विधेयक। बजट में कटौती के प्रस्ताव को अस्वीकृति मिली। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ है विधानसभा सत्र। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 37 घंटे 49 मिनट तक चला है, जो अब तक का सबसे लंबा सत्र साबित हुआ है। पांचवें दिन सदन में 1,01,175.33 करोड़ रुपए का बजट ध्वनिमत से पारित किया गया, जबकि विपक्ष द्वारा पेश किए गए 9 मदों में बजट कटौती के प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए। शनिवार को विधानसभा की कार्यवाही सुबह से शुरू हुई थी। असरकारी दिवस
होने के कारण प्रश्नकाल आयोजित नहीं किया जा सका। कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत विपक्ष ने शिक्षा, वन और सड़क से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए हैं। लंच से पहले नियम 58 के अंतर्गत कई विषयों पर चर्चा भी की गई है। तो वहीं उत्तराखंड सीएजी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। वन संरक्षण के पास से खरीदे गए आईफोन, फॉरेस्ट फंड से खरीदे गए हैं लैपटॉप और फ्रिज, दफ्तर की सजावटी चीजों में खर्च हुआ है फंड। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कैग की रिपोर्ट सदन में रखी गई। 2022 के रिकॉर्ड की जांच करने वाली इस रिपोर्ट में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां CAMPA के फंड को वनीकरण से संबंधित कार्यों पर खर्च करने के बजाय अन्य मदों पर खर्च किया गया है। उत्तराखंड बजट सत्र 2025 के दौरान कैग की ऑडिट रिपोर्ट सदन में पेश की गई। इस रिपोर्ट में व्यापक वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जो फंड वन संरक्षण और वनीकरण के लिए निर्धारित किया गया था, उनका उपयोग गैर जरूरी खर्चों के लिए किया गया, जिसमें आईफोन, लैपटॉप और रेफ्रिजरेटर की खरीद शामिल है। इस पर करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए हैं। तो उत्तराखंड के कैग रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह वित्तीय गड़बड़ी की गई है और ये बताया गया है कि दफ्तर की साजो सजावट के लिए सामान खरीदे गए हैं। यहाँ तक कि वन संरक्षण के लिए कागजों में दिखाया गया है कि खर्च हुआ है, लेकिन उससे आईफोन तक खरीदे गए हैं। तो कैसे सरकारी पैसों का इस्तेमाल दफ्तर के साथ सजावट के लिए और अपनी निजी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए किया गया है, ये खुलासा कैग की रिपोर्ट से किया गया। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि वन संरक्षण के पैसों से न केवल आईफोन, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इससे लैपटॉप और फ्रिज की भी खरीदारी की गई है। यानी अपनी व्यवस्थाओं का ख्याल रखा गया है। जबकि ये फंड जारी किया गया था उत्तराखंड सरकार की ओर से उस समय जब वन संरक्षण के लिए एक बजट अलॉट होना था, और उसी बजट में से इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आपसे सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि इस वित्तीय गड़बड़ी का जो खुलासा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि कैग रिपोर्ट से कई बड़े दावे किए गए हैं कि किस तरह यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया, कैसे लोगों के हितों का पैसा जो कि एक वन संरक्षण के लिए दिया गया था उसका इस्तेमाल खुद के लिए भी किया गया है, और क्या कुछ इससे जुड़ी हुई जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, कैग की जो रिपोर्ट है विधानसभा में रखी गई, उस कैग की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि फॉरेस्ट विभाग में जो वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो फंड आना था, उस फंड से जो है कई जो खरीदारियां हुई हैं वो अनैतिक खरीदारियां हैं। चाहे वो लैपटॉप्स की अगर बात करें, कई आईफोन्स खरीदे गए हैं, फ्रिज खरीदे गए हैं, कई इंस्ट्रूमेंट है वो खरीदे गए हैं, लेकिन उनका इस फंड से इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस को लेकर के एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि कैग की रिपोर्ट से कि फॉरेस्ट विभाग में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जो फॉरेस्ट विभाग में ही घोटाले हो रहे हैं, और जो वन मुखिया हैं उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि जो कैंपा है, कैंपा के तहत जो फंड आया था वो फंड वन अधिनियम संरक्षण के तहत वो लगाया जाना था, लेकिन उस फंड को यूज किसी और काम में किया गया। उससे लैपटॉप निकाले गए, उससे आईफोन्स लिए गए, उससे फ्रिज लिए गए, और इस तरीके के तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो लिए गए। ये एक बड़ा फंड है और कैग की रिपोर्ट से ही ये खुलासा हुआ है। जब ये खुलासा हुआ तो आनंद फानंद में अधिकारियों ने संज्ञान लिया और जितने भी चीजें खरीदी गई थी इससे उनकी सबकी रिपोर्ट मांगी है कि हमें एक एक दिन एक एक चीजों की रिपोर्ट चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो एक बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में ही इस तरीके की चीजें लिखी हुई है कि इतने इतने फंड को करीब 41 लाख रुपए का करीब घोटाला है, और 41 लाख मतलब अलग अलग उसमें कि 41 लाख का बिल एक जगह लगा है, 41 लाख का बिल दूसरी जगह लगा है। तो अलग अलग चीजों में अभी तक की इक्वल अमाउंट सामने नहीं आ पाया हालांकि, लेकिन फिलहाल जांच के दायरे में चीजें चल रही। जी
साथ ही अनुज, इस बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो खुलासा हुआ है, ये बताया जा रहा है कि 2022 की वो रिपोर्ट है। 2022 के दौरान किस तरीके से पूरा घोटाला किया गया था, उसको लेकर के जब ये ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई, तो क्या अब तक इसको लेकर के किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी किसी भी राजनीतिक दल की ओर से सामने आई है क्या? इस पर भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, चूंकि 2022 का घोटाला है और जब कैग की रिपोर्ट सामने आई तो अधिकारियों के होश उड़ गए कि जो वन विभाग के मुखिया हैं वो मीडिया से बचते हुए नजर आए। उनका सिर्फ इतना कहना है कि हम जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि चूंकि राजनीतिक महकमों में इसमें अभी तक की किसी का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन फिलहाल जो ये कैग की रिपोर्ट आई उसके बाद से खुलासा हुआ है। अभी और भी खुलासे होने बाकी, क्योंकि वन विभाग ने बहुत सी खरीदारियां करी है। क्या इस कैग की रिपोर्ट पे उन सारी खरीदारियों का जिक्र है कि नहीं जिक्र है, या जो बिल लगाए गए हैं वो क्या फर्जी बिल लगाए गए हैं, तो इन तमाम चीजों का खुलासा भी होना बाकी है। लेकिन फिलहाल इस कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि जो वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो फंड आया था उसको न खर्च करके उस जगह पे आईफोन और टैबलेट और फ्रिज ये सारी चीजें ली गई है, जो एक बड़ा घोटाला है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका अनुज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिल गई है। देवभूमि में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी अब दूर होने वाली है, यानी कि 60 दिनों में 1500 वार्ड बॉय किए जाएंगे भर्ती, और भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञप्ति भी जारी की जाएगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड में 60 दिनों के अंदर 1500 वार्ड बॉय की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 3 साल में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को भी दूर कर दिया जाएगा। ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। उन्होंने ये कहा है कि खानपुर, डोईवाला, रायपुर, सितारगंज समेत कई जगहों पर सीएचसी को उच्चीकृत करके उप चिकित्सालय बनाया जा रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक एमबीबीएस के 275 बैकलॉग के पदों को भर्ती करने के लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को पहाड़ में ही इलाज मिले। 272 फ्री जांच योजना के तहत 1 साल में सरकार ने 26,77,811 लोगों के निःशुल्क जांच किए हैं। चक्राता त्यूनी मार्ग से हटाई गई बर्फ तो 3 दिन बाद खुला है NH 707A। कई दिनों से हाईवे पर फंसे हुए थे कई वाहन, हाईवे पर डाला जा रहा मिट्टी और चूना। NH पर फिसलन कम करने के प्रयास लगातार जारी है। चक्राता त्यूनी मार्ग से बर्फ हटाने का काम तीसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे 707A भी बाधित हो गया था। लोखंडी और कनासर के बीच बर्फ की मोटी परत जमी होने के कारण वाहन फंस रहे थे। 3 दिन से नेशनल हाईवे की टीम हाईवे से जेसीबी मशीनों के माध्यम से बर्फ हटाने का प्रयास कर रही थी। हाईवे से कड़ी मेहनत के बाद से अब बर्फ हटा दी गई है। अब टीम द्वारा मार्ग पर मिट्टी और चूना डालने का काम किया जा रहा है ताकि फिसलन को खत्म किया जा सके। तो वहीं हरिद्वार के मोती बाजार में लगी आग और आग से एक दुकान जल करके खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास स्थित मोती बाजार की दुकान में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकान में क्रॉकरी और खिलौने होने के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काफी मशक्कत के बाद से काबू पाया गया। वहीं आग लगने की वजह अब तक भी स्पष्ट नहीं हो पाई। मोती बाजार में एक गिफ्ट शॉप की दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर स्थानीय पुलिस, हमारी कोतवाली पुलिस, शहर कोतवाल, जीओ सिटी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और व्यापार के सभी लोगों ने साथ मिलकर इस आग पे काबू पा लिया। आग पे समय रहते हुए काबू पा लिया गया और आसपास की दुकान में आग नहीं लगी। तो हरिद्वार के ज्वालापुर में क्रिकेट टूर्नामेंट कई जगह की टीमों ने हिस्सा लिया है। युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने का संदेश दिया जा रहा है। युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना उद्देश्य है। हरिद्वार के ज्वालापुर में भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें ज्वालापुर, धीरवाली, कड़ज और अन्य स्थानों की टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना और उन्हें नशे से दूर रखना है। मुख्य अतिथि विशाल गर्ग ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
इस अवसर पर आयोजक विनीत लांबा ने यह कहा है कि ये क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल आयोजित किया जाता है ताकि युवा फिट रहे और उन्हें एक सकारात्मक दिशा मिले। वहीं आयोजन समिति ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मैं आया हूं और ये लोकल हमारी दोनों टीमें हैं। अभी मैं इनके खेल को देख रहा था, बच्चे बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, चाहे वो बैटिंग करने वाली टीम हो चाहे बॉलिंग करने वाली टीम हो। जब से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में आए हैं तब से खेलों का बहुत बेहतरीन तरीके से विकास हुआ है। अभी हमने देखा 38वें नेशनल गेम्स में किस तरह से उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर 102 पदकों के साथ उन्होंने सेंचुरी भी लगाई और तो वहीं हरिद्वार में भू कानून संशोधन से उद्यम में खुश और सख्त है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि सख्त भू कानून विधेयक लाने पर धन्यवाद भी किया गया है। लोगों की ओर से उद्यमियों ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है। डीएम कर्मेंद्र सिंह को सौंपा गया धन्यवाद ज्ञापन। राज्य सरकार ने संतुलित भू कानून बनाया है, ये उद्यमियों की ओर से कहा गया। हुई है बैठक में और किसी प्रकार का विवादित भाषण, कोई विवादित गाना ना बजाने पाए, इसके लिए डीजेस को साफ तौर पर, क्योंकि ये डीजेस की जिम्मेदारी है, वो ये नहीं कह सकते कि किसी और ने बजा दिया। तो या तो वो पेन ड्राइव से बजाय अपना ब्लूटूथ वाला सिस्टम ऑफ रखे या वो केबल के जरिए मोबाइल में अनजाने लोगों को फीड ना दें। ये सब निर्देश डीजे को जारी किए गए ताकि डीजे का नियंत्रण डीजे वाले का हो, ताकि हम जिम्मेदारी उसमें फिक्स कर सके। और इस बीच रुड़की से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पॉक्सो मामले में आरोपी के घर नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ नोटिस चिपकाया। फरार आरोपी को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई है। आत्मसमर्पण नहीं किया तो फिर होगी खुद की कार्रवाई। हरिद्वार में महिला ने आत्महत्या कर ली है। महिला ने फांसी लगाकर के अपनी जान दे दी है। मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। हरिद्वार के शिवालिक नगर में एक महिला ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। तो वहीं उत्तरकाशी में खाई में गिरने से बचा सैनिकों का वाहन। खाई में गिरने से बाल बाल बचा सैनिकों का वाहन। तो बर्फ की फिसलन की वजह से असंतुलित हुआ है वाहन। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमे बर्फ के कारण कल भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों से भरा ट्रक बड़ी दुर्घटना होने से बाल बाल बच गया। बर्फ में इतनी फिसलन थी कि ट्रक बर्फ से फिसल करके बिजली के पोल से जा टकराया। आईटीबीपी जवानों की जान बच गई। उत्तराखंड में थम गया बारिश का दौर। तो आज सभी जिलों में मौसम रहेगा शुष्क। राज्य में बरकरार रहेगी ठंडक। लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है और पहाड़ी इलाकों में इन दिनों अब धूप खिलने की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है, लेकिन अब मौसम फिर से शुष्क हो गया है। कल उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही इस बदलाव को लेकर के पुनर्नुमान जारी कर दिया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।